हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 23। कैसे हैं सभी लोग? नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम प्यारी प्यारी जनता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार बेटा, स्वागत स्वागत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? मैं ठीक हूं भैया, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अर्पिता, रवि, तुषार, जतिन, विशाल, मंजीत, कृष्ण, विकास, प्रीतम, राज, अविनाश, कौशल, यश, राज, सोम प्रकाश, जतिन, सर्वेश, आशीष, दिव्या, उमेश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार बेटा। तो हाँ, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ भाई, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग। हाँ, तो रेडी आज की इस क्लास के लिए? हाँ, तैयार? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विवेक, आशु, चौधरी जी, चंदन, सपना गोस्वामी, शिवम यादव, अंकुश, राजा सागर, गौतम कुमार, अमन गौतम, रौनक, सलोनी, यामिनी, नासरी, बंटी, सिंघम, अनु, राज, विराट, प्रजापति, मनीष। चलिए, तो शुरू की जाए कहानी को। संबंध एवं फलन चैप्टर, धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर के अंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली ये मान लो कि 3-4 क्लासेस, 4 क्लासेस और लगेंगी। ये वीक तो अभी लगेगा ही हम लोगों को 2 क्लास, और नेक्स्ट वीक शायद मंडे और ट्यूसडे की क्लास तक हम इसको कंप्लीट कर पाए। देखते हैं कितना आगे तक हम लोग जाते हैं, है ना। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौम्या, आर्यन। हाँ, होमवर्क भी डिस्कस होगा, सारी चीजें डिस्कस होंगी। सम या विषम फलन जो थोड़ा बाकी है इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर संयुक्त फलन पढ़ेंगे, और इसके बीच में हम 2 चीजें पढ़ेंगे अब जिसका समय आ गया है। महत्तम पूर्णांक फलन और दूसरा भिन्नात्मक भाग फलन, भिन्नात्मक भाग फलन, और तीसरी चीज सिग्नम फलन, SGN सिग्नम फलन। पहले सम विषम फलन होमवर्क वगैरह करेंगे पहले, फिर ये बातें करेंगे। अगर ये हो गया जल्दी तो फिर संयुक्त फलन पे जाएंगे, नहीं तो संयुक्त फलन को कल पढ़ेंगे, है ना। एज सिंपल एज दैट। संयुक्त फलन बाकी है अब अपना। संयुक्त फलन के बाद अपना आवर्ती फलन और प्रतिलोम फलन, ये 2-3 चीजें बच जाती हैं, लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े टॉपिक हैं, समझते हैं कैसे हम लोग कर पाते हैं। फिलहाल आ जाते हैं अपन होमवर्क पर। हाँ, तो ये वाला पहला सवाल था कि ये तुल्य फलन है या नहीं, तो जवाब दो हाँ या ना। तुल्य है या नहीं, आइडेंटिकल है या नहीं है, ये आइडेंटिकल है या नहीं है, ये दोनों फलन आइडेंटिकल है या नहीं है। सम विषम फलन के जो सवाल है वो भी देखेंगे, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें हम करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्लास आज की रहने वाली है, बहुत शानदार। एज यूजुअल अपनी देखो क्लासेस ऐसी ही रहती है, मजा आता है, नई नई चीजें सीखते हैं, कैलकुलस सीखते हैं, अच्छा लगता है। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल, तुल्य फलन है या नहीं है? तुल्य फलन है या नहीं? देखने में ऐसा लगता है कि दोनों चीजें समान है, लेकिन ये दोनों तुल्य फलन नहीं है। 58-60% लगभग लोग। अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो एकदम से मन ही उदास हो गया। कैसे 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 यहाँ पर तुम f ऑफ
-2 लिख सकते हो। f ऑफ -2 कितना होगा? -2 का स्क्वायर अंडर रूट में 4 यानी कि 2 होगा। लेकिन g ऑफ -2 तो परिभाषित ही, g ऑफ -2 होगा अंडर रूट में -2, अंडर रूट ऑफ -2 तो अपरिभाषित हो गई चीज, लिख ही नहीं सकते, अंडर रूट में ऋणात्मक चीज लिख ही नहीं सकते। कोई स्मार्ट बन गया कि नहीं मैं तो इसको आयोटा लिख दूंगा, मैं तो इसको आयोटा लिख दूंगा, तो सर मैं ऐसा लिख देता हूँ, -1 को लिख देता आयोटा थोड़ा √2, तो ये हो गया आयोटा का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 √2 का स्क्वायर 2, तो -2 आ गया। अभी भी बराबर तो नहीं है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई और बोला कि सर आयोटा लिख लो ना, क्या दिक्कत है, तो भी बराबर कहाँ आया? फलन तो किसी भी हालत में ये बराबर है ही नहीं। अब ये तो बात हुई एक उदाहरण की, फिर सर होगा क्या, आखिर में यहाँ है क्या, आखिर में यहाँ पर है क्या? ये जो पहला फलन है, सुन लो भैया, क्लास चालू हो चुकी है, पढ़ाई चालू हो चुकी है, गणित शुरू हो चुकी है ना? ये जो पहला फलन है, इसका जो प्रांत अगर लिखने की कोशिश करोगे तो इसका प्रांत होगा x बिलोंगिंग टू सभी वास्तविक संख्या। अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? x स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात x बिलोंगिंग टू वास्तविक संख्याएं होंगी, x बिलोंगिंग टू वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है, x बिलोंगिंग टू वास्तविक संख्याएं होंगी। और दूसरे वाले में देखोगे तो यहां पर अंडर रूट के अंदर क्या है? x है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, का जो प्रांत होगा वो 0 से अनंत, ठीक है। कितने लोग यहां तक मेरे साथ है? अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आना बाकी है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आना बाकी है। ये तो पहली चीज लिखी है मैंने के बारे में, ये तो पहली चीज लिखी। डन। पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनेगी, पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनेगी कि सर फिर इसको अगर मैं आगे हल करना चाहूं तो कैसे करूंगा। तो ध्यान से सुनना, ये अपना जो पहला फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली में होता है मॉड एक्स। जब एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आता है तो मापांक के साथ आता है ना, ये एक्स स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आता है तो मापांक के साथ आता है। किसके साथ आता है? मापांक के साथ आता है। ये बात याद रखना, ये परम आवश्यक चीज है, परम आवश्यक चीज है। इसके उदाहरण में तुम्हें बताता हूं कि अगर कहीं पे तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स होगा। अंडर रूट से कभी भी ऋणात्मक बाहर नहीं आता है। कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ दिखाई दे अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये मॉड ऑफ लॉग एक्स हो। बात याद रखना, अंडर रूट से जब कोई चीज बाहर आती है धनात्मक ही होती है, और उसको धनात्मक बनाए रखने की जिम्मेदारी हमने मॉड्यूलस को यानी कि मापांक को सौंपी है। दूसरे नंबर पर आते हैं कि सर इस फलन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये एक धनात्मक राशि होती है, धनात्मक राशि का एक्स स्क्वायर करके इसको एक्स लिखा जा सकता था, इसमें क्या दिक्कत थी आपको? इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बस मुझे इसमें ये दिक्कत थी कि जो सवाल दिया गया था और जो ये चीजें ये थोड़ी सी अलग अलग हो गई। जो सवाल दिया गया था उसके हिसाब से प्रांत जो है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो हाँ, मैं इस फलन को आगे हल करके gx इज इक्वल टू x लिख सकता हूं, लेकिन मुझे साथ में यह मेंशन करना जरूरी है कि x 0 या 0 से बड़ा होगा। हम खुद से सवालों को नहीं बदल सकते,
अगर सवालों को बदलना पड़ रहा है तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमको सवाल क्या दिया गया था। इस चीज का एक उदाहरण और तुम्हें बताता हूं, देखकर तुम्हें हैरानी होगी लेकिन सत्य वही है। मान लीजिए आपको एक फलन दिया गया है एफ एक्स, है ना। क्या फलन दिया गया है? एक्स स्क्वायर -4/x-2। अब ध्यान से यहां देखोगे तो एफ ऑफ 2 परिभाषित नहीं है, एफ ऑफ 2 0/0 है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। अब तुमने क्या किया, अपना स्मार्टनेस दिखाकर ऊपर वाली चीज को लिख दिया x-2 गुणा x+2 बटे में लिख दिया x-2, x-2 से x-2 काट दिया और ये आ गया x+2, और यहां लिख रहे हो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। तो ये बात सही है, लेकिन ये वो फलन नहीं है, ये वो फलन नहीं है जो तुम्हें दिया गया था। जो फलन तुम्हें दिया गया था उसमें तो 2 रख ही नहीं सकते हैं। ये जो तुमने काम किया है ये फलन को बदलने का काम किया है। हाँ, तो इस फलन को ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x+2 लिख सकते हैं, लेकिन साथ में हमें यह मेंशन करना पड़ेगा कि भाई x को 2 मत होने देना, क्योंकि हम x को 2 होने पर फलन को अपरिभाषित बना देंगे। g ऑफ x को x लिख सकते हैं, लेकिन x को धनात्मक रखना। क्यों? क्योंकि अगर x ऋणात्मक हुआ तो हम फलन को अपरिभाषित बना देंगे। समझ गए बात को? कितने लोगों को एक बात समझ में आई है? ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। कैसी बातें हैं? मोटी बातें हैं। ये दिमाग में हमको बिठानी होंगी, है ना। ये हमें एक लेवल ऊपर ले जा रही है, हमारी समझ को बेहतर बना रही है। आज तक हम यही माना करते थे कि अंडर रूट और ये एक दूसरे से कट जाया करते हैं। नहीं, ये चीज और ये चीज बराबर नहीं होती है। दिस इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ऐसा करने पर पाप लग सकता है, ऐसा करने पर पाप लग सकता है। यहां क्या नहीं हो सकता? जो लोग रिपीट बोल रहे हैं इसकी प्रांत क्या है, सर इसकी प्रांत में 2 नहीं आ सकता, तो आप हल कर लो, लेकिन ये बात याद रखना कि इसकी प्रांत क्या है, इसकी प्रांत क्या है ना। यहां पर इस फलन का प्रांत अगर मैं पूछूं तुमसे कि इस फलन का प्रांत क्या है, तो प्रांत क्या कहेंगे अपन? सभी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 2। तो यही तो मैं लास्ट में लिख रहा हूं कि हाँ एफ ऑफ एक्स x+2 होगा, लेकिन जो प्रांत शुरू में निकाला था ना, वो बात याद रखना, सभी वास्तविक संख्या 2 को छोड़कर। 94.4। ऐसा एक उदाहरण और देता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं एक होमवर्क देता हूं उसको फटाफट से निपटा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। नहीं भैया, ध्यान से सुनो, एक उदाहरण और देता हूं। देखो, जैसे ये दिया हुआ है तुमको, एक फलन है cos x गुणा tan x। इस फलन का प्रांत अगर मैं निकालने जाऊं तो इस फलन का प्रांत क्या होगा? इस फलन का प्रांत होगा कि भाई पहला फलन तो सदैव परिभाषित है, दूसरा फलन कब परिभाषित है? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एक्सेप्ट π/2 के विषम गुणजों को हटा देना है। 10 में अपन π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2 ऐसी चीजें नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन तुम हो स्मार्ट, तुमने क्या किया? सर tan x को लिख दो sin x बटा cos x, cos x से cos x को उड़ा डालो, उत्तर आ जाएगा sin x, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा sin x। f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा sin x। इसमें तो π/2 रख सकते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं रख सकते। में π/2 रख ही नहीं सकते, 10 में π/2 रखना अपरिभाषित होता है, इसमें π/2 रख सकते हैं। ये दोनों चीजें तो आज तक हम एक ही मानते थे, है ना। cos x sin x बटा cos x, cos x से cos x काट दो, sin x हो गया। आपका यह फलन तो ये हो गया, इसकी प्रांत अलग, इसकी प्रांत अलग, काटा कूटी कर दो। लेकिन यह बात याद रखना, प्रांत दिया जो फलन था उसी की निकाली जाएगी। तो हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आएगा, लेकिन कब कब? जब जब ऐसा हो। ये बात का विशेष ध्यान रखना है।
जब जब ऐसा हो तभी ये चीज इसके बराबर होगी। अगर π/2 के विषम गुणज रखोगे तो ये चीज इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, समझ गए बात को? चलो अगले सवाल पे पहुंचते हैं अपन। इसका क्या उत्तर है? ये दोनों सेम है या नहीं है? ये दोनों सेम है या नहीं है? लेवल अप चल रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ, जुड़ जाओ। इस क्लास में आने के बाद इधर से उधर नहीं देखना है। इधर उधर देखा तो फिर भैया बीच में कुछ हो जाए तो मुझसे मत कहना कि ओहो हो ये क्या हुई, हमें तो समझ नहीं आई, है ना, तालाब में पानी आ गई। ये दोनों समान है क्या? नहीं है सर, ये तो साफ साफ गलत चीज है। इसका जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा? x धनात्मक। और ये बेचारा तो सदैव परिभाषित है। नहीं लिख देना। 55% ने हाँ लिख दिया। अरे बाबा, अरे बाबा, क्या करूं मैं तुम लोगों को क्या सिखाना चाह रहा हूं, तुम क्या सीख रहे हो? इसमें f ऑफ -1 होगा, फिर g ऑफ -1 e की घात ln -1 होगा, जो कि अपरिभाषित होता है। पहले फलन का प्रांत सभी वास्तविक संख्या है, दूसरे फलन का प्रांत लॉग डिसाइड करेगा। और लॉग हमसे क्या कहता है? ये लॉग क्या कहता है कि मेरे अंदर केवल धनात्मक संख्याएं जाएंगी और कछु समान चीजें नहीं। कौन सिखाएगा तुमको? अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? अच्छा, एक और चीज पूछता हूं, और एक और फलन लिखता हूं मैं यहां पर, h ऑफ x जो है log के अंदर e की घात x। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन कौन से समान है और कौन से समान नहीं है? क्या तीनों अलग अलग हैं, या पहला दूसरा तो अलग अलग हो ही चुका है, दूसरा तीसरा एक जैसा है, पहला तीसरा एक जैसा है? ऐसे ही सोचो, एक फलन है अपने पास x, एक फलन है ln में e की घात x, और एक है e की घात ln x। देखने में तो यही लगता है कि यह भी x आता है, यह भी x आता है, और ये तो x है ही। लेकिन क्या ये तीनों फलन बराबर हैं? ये अपना fx था, ये hx है, ये gx है। इनमें से कौन सा फलन क्या है? कौन सा फलन क्या है? कौन कौन सा बराबर है? कौन कौन सा बराबर है? 1 और 3 सेम है, काजल कुमारी ने कहा है। काजल कुमारी ने कह दिया है 1 और 3 सेम है। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं कि समान फलन और असमान फलन क्या होता है, और कैसे जो आज तक हम सोचा करते थे में कुछ और बातें थी। सबसे पहला फलन है अपने पास f(x) = x। f(x) कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ हलवल नहीं करना है। दूसरा फलन था gx = e की घात ln x। अब एक गुणधर्म होता है
जो ये कहता है कि अगर यहाँ का आधार और यहाँ का आधार समान हो तो ये राशि सीधा सीधा x हो जाया करती है ना। जब अपन उसकी बात कर रहे हैं तो ये gx एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ln का आधार क्या होता है, log e आधार पर x, ये सीधा सीधा x हो जाना चाहिए। ठीक है, hx पे आते हैं, ln e की घात x, फिर से ये कैसी चीज है, hx इज इक्वल टू ln मतलब log किस आधार पर, e आधार पर e की घात x। हम जानते हैं log की घात आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा x log e e आधार पर, और अल्टीमेटली ये भी x बन गया है ना। ये वाला भी ऐसा ही था, ये क्या था, e की घात log e आधार पर x। अगर यहाँ का और यहाँ का आधार समान हो तो ये चीज सीधा सीधा x हो जाया करती है। तो ये भी है, मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या कि fx जो है वो भी x ही है, gx जो है वो भी x ही है, और hx जो है वो भी x ही है। लेकिन क्या ये तीनों x समान x हैं? नहीं। अब हमें ढूंढना पड़ेगा इनकी प्रांत। जो सबसे पहला फलन है, इस फलन को अगर अपन देखें तो ये सभी, इसकी प्रांत को मैं अगर कहूं तो इसकी प्रांत क्या हो जाएगी, सभी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इस फलन में सभी वास्तविक संख्याएं रखी जा सकती है। दूसरे फलन को देखोगे तो ये x बेचारा कहां है, x है अपना log के अंदर, और जब चीजें log के अंदर आती हैं तो फिर क्या होता है, उनको धनात्मक होना पड़ता है। मतलब पहला फलन तो सदैव परिभाषित है, x के बराबर है, सदैव परिभाषित है। दूसरा फलन भी x के बराबर है लेकिन सदैव परिभाषित नहीं है। तीसरे पे आते हैं, तीसरे का प्रांत क्या होगा, x कहां है, e की घात में, e की घात में कुछ भी लिखा जा सकता है। e की घात x का प्रांत क्या होता है, चर घातांकी फलन का प्रांत क्या होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सारी चीजें लेता है वो। तो यहां पर hx का जो प्रांत होगा वो फिर से सभी वास्तविक संख्याएं हो, मतलब ये पहला और ये तीसरा समान है, इसमें x का मान सभी वास्तविक संख्याएं रखी जा सकती, कुछ भी रखा जा सकता, इसमें केवल धनात्मक संख्या। डन, आया हो मजा, क्लियर है। तीनों फलन दिखने में एक जैसे हैं लेकिन तीनों की प्रांत अलग अलग मानी जाएगी। तीनों फलन दिखने में एक जैसे, इन तीनों की प्रांत अलग अलग मानी जाएगी। वाओ, कूल, पीस। लिख डालो ये सारी बातों को। वेरी गुड। अब बात ये आती है, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि अगर मैं कहना चाहूं, क्या कहना चाहूं, अगर मैं यह कहना चाहूं क्या कि वह x के मान ज्ञात करो जिसके लिए ये fx जो है वो gx के बराबर हो जाए, तो क्या उत्तर होगा। ऐसे कौन से x के मान हैं जिसके लिए fx और gx बराबर होंगे, दिखने में तो एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये दोनों फलन बराबर हैं तो ऐसे x के कौन से मान होंगे जिनके लिए ये दोनों फलन बराबर माने जाएंगे, बताओ। ऐसे x के कौन से मान होंगे जिसके लिए दोनों फलन बराबर माने जाएंगे। उभयनिष्ठ प्रांत।
ये दोनों का उभयनिष्ठ प्रांत, जहां दोनों फलन परिभाषित होंगे वहां दोनों बराबर होंगे। भाई ये भी अल्टीमेटली एक्स ही है, ये भी अल्टीमेटली एक्स ही है, इसको सारे एक्स नहीं चाहिए। ये कब परिभाषित है? एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी एक्स है और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी एक्स ही है। ये तो सदैव ही एक्स है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी है। तो हम क्या कह देंगे कि उभयनिष्ठ प्रांत में दोनों फलन बराबर होते हैं। पढ़ने वाली जनता इस चीज को मोटे मोटे शब्दों में लिख लें कि उभयनिष्ठ प्रांत में दोनों फलन बराबर हो जाया करते हैं। आज तक जितने भी गुणधर्म, जितने भी सूत्र, जितने भी सर्व समीकाएं तुमने पढ़ी हैं, वो कब सत्य हैं? उभयनिष्ठ प्रांत में सत्य है ना? ये लिखना बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा लिखना कि a की घात log x a आधार पर, नए पेज पे लिखता हूं, ये लिखना कतई गलत नहीं है कि ये चीज x नहीं होती है, ये x होती है, लेकिन जब ये भी परिभाषित हो ये भी परिभाषित हो, जब तक x ग्रेटर देन 0 हो। अरे भाई log परिभाषित तो रहना चाहिए ना। ये लिखना log ऑफ x स्क्वायर ये 2 log x के बराबर होता है कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो, जब दोनों चीजें परिभाषित, जब दोनों चीजें परिभाषित है ना। अब से आगे से, अब से हमारी जिंदगी में जब भी x स्क्वायर को तुम लोग घात को आगे ला रहे हो तो ऐसे सीधा सीधा आगे नहीं लाओगे, तुम्हें इस तरह से लाना होगा कि यहां जो x के मान रहे वही यहां x के मान रहे। ये दोनों फलन सदैव बराबर है। इस वाले फलन का प्रांत क्या है? x क्या नहीं होना चाहिए? सभी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 0। इस वाले फलन का प्रांत भी क्या है? सभी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 0। ये चीज सत्य है, ये चीज सत्य है, लेकिन कब तक? जब तक x धनात्मक है। ये चीज सत्य है कब तक? जब तक x 0 नहीं होता। ठीक है, तो अगर तुम्हें केवल इतनी चीज लिख के दी जा रही है, जब भी इस घात को आगे लाओगे, ये बात याद रखना, प्रांत नहीं बदलनी चाहिए। प्रांत बदलेगी पाप लगेगा, प्रांत नहीं बदलनी है। ये चीज सर, हाँ ये भी सत्य है। ये कब सत्य है? जब x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अभी चलो पहले इस पे तुम्हें बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें विजुअलाइज करवा रहे हैं, है ना। ये चीज सत्य है, लेकिन कब तक? जब x धनात्मक है। ये चीज सत्य है कब तक? जब तक x धनात्मक है। ये चीज कब है सत्य है? हमेशा, जब तक x ग्रेटर देन x 0 नहीं होता। ठीक है, तो आज से जब भी इस घात को आगे लाओगे मॉड लगाओगे। क्लियर है? लिख डालो इस बात को। कितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ? fx fs के बराबर सदैव होगा क्योंकि प्रांत में r है, पर ग्राफ से अलग अलग क्यों आता है? सर मैं कल नहीं आया था इसलिए आई एम सॉरी। करण बेटा ये क्लास जो है ना मंगलवार को हुई थी, कल क्या नहीं आए थे तुम? मंगलवार को हो गई क्लास, फिर बुध गुरु, ये 2 दिन क्या कर रहे थे? log x क्यूब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x क्यूब का प्रांत x ग्रेटर देन 0 ही होता है। 93%, वेरी गुड। देखो मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि प्रांत नहीं बदलना चाहिए, प्रांत नहीं बदलना चाहिए। मैं इतनी सी चीज सिखाना चाहता हूं तुमको कि यहां पर देखो log ऑफ x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका प्रांत क्या है? इसका प्रांत है सभी वास्तविक संख्याएं 0 को छोड़कर। अब यहां जो भी गुणधर्म तुम लगाओ, ऐसा थोड़ी ना फलन को ही बदल डालोगे। अब तुम ऐसा लिखा करते थे, इसमें तो अपन x सब कुछ नहीं रख सकते, x ऋणात्मक तो नहीं रख सकते। यहां x ऋणात्मक रखा है, सुनना ध्यान से पढ़ने वाली जनता, जैसे लोड है, जैसे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यह एक फलन था, इस फलन में चीजें ऋणात्मक रखी जा सकती हैं।
इसको हम ऐसा लिखा करते थे, लेकिन इससे प्रांत बदल जाया करता था। अब मुझे बताओ कि मैं यहां ऐसा क्या काम कर दूं कि इसमें भी मैं ऋणात्मक x रख पाऊं। यहां x इज इक्वल टू -3 -4 -5 रखा जा सकता है, यहां x इज इक्वल टू -3 -4 -5 नहीं रखा जा सकता। मैं इस फलन में ऐसा क्या काम कर दूं कि इसका प्रांत और इसका प्रांत बराबर आ जाए। तो अपन ने लगा दिया मॉड। मॉड लगाने से फायदा ये हुआ कि इसका प्रांत भी क्या हो गया, सभी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 0। अब इसमें भी तुम ऋणात्मक चीजें रख सकते हो। छोटी सी, ये सत्य है, ये अधूरा सत्य है। ये इसके बराबर होता है जब जब x धनात्मक होता है। ये कब कब सत्य है, सदैव सत्य है। जब ये परिभाषित है ये इसके बराबर। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को समय देना पड़ता है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए एक और सवाल देता हूं, इसको घर पे करना कि ये दो फलन बराबर कब होंगे, तुल्य फलन कब माने जाएंगे। उभयनिष्ठ प्रांत, कॉमन डोमेन, इसके अराउंड सोचना। सम या विषम फलन के भी दो सवाल दिए थे, बताओ ये सम है या विषम है या कोई भी नहीं है। सम है ये, विषम है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो फंक्शन है। सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड। इवन ऑड नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। और फिर अब कि नहीं किया सर, किया ही नहीं, होमवर्क नहीं किया है। सिंगल चॉइस 60 सेकेंड, फटाफट फटाफट, ए बी सी डी। आओ भैया आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं इवन ऑड फंक्शन। नहीं बने हैं सर, किया तुमने, किया ही नहीं होगा। सर क्या log x की जगह एक भी रख सकते हैं। log x की जगह एक कैसे रख दोगे, संयुक्त असंयुक्त का सवाल है। log x में एक कहाँ रखना है, यहाँ x की जगह एक रखना है, यहाँ एक रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। x तो एक रखा जा सकता है, log x की जगह एक कैसे रखोगे। संयुक्त असंयुक्त का सवाल है, log x स्क्वायर फिजिक्स में भी तो यूज होता है, उसमें बिल्कुल वहां पे भी सही करेंगे। सम और विषम के बीच इसे कैसे लड़िए, e की घात x से x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट e की घात -1 1 से छोटा हो जाएगा। e की घात x में x ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, e की घात x में x कुछ भी हो सकता है ना, सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य होता है। e की घात x जो फलन है तो सदैव परिभाषित होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सभी मानों के लिए परिभाषित। इसका प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं होती है, इसका परिसर धनात्मक संख्या का परिसर धनात्मक संख्याएं होती। ठीक है, चलो हाँ भाई क्या उत्तर आया, ए बी सी डी सम विषम, ना सम ना विषम, नैनो, नैनो फंक्शन। मैंने उसी दिन बनाया लेकिन आंसर भूल गया था। तो f ऑफ -x कितना होगा, 1 प्लस 2 की घात -x की घात 7 बटे 2 की घात -x। ये कितना होगा, 1 प्लस की घात 7 बटे 1 बटा 2 की घात x। ये कितना हो जाएगा, 2 की घात x प्लस 1 बटे 2 की घात x की घात 7 बटे, ये रिवर्स करके ऊपर भेज देते, f ऑफ माइनस x ध्यान से देखोगे तो ऊपर आ गया 2 की घात x प्लस 1 बटे 7, नीचे आ गया 2 की घात x की घात 7। 1 प्लस 2 की घात x की घात 7, ये हो जाएगा 2 की घात 7x 2 की घात x। तो कितना बचेगा, ये 2 की घात 7x है और ये 2 की घात x है, तो एक कट जाएगा। तो बस अब दिखने लग गया है कि भैया ना तो ये ऋणात्मक के बराबर आ रहा है ना ही सीधा सीधा बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो फंक्शन। 40% लोग, ये कहाँ आ गया भाई, जिन लोगों ने इवन और ऑड दिया है, ये अपना f ऑफ -x जो है, ये क्या तुम्हें f ऑफ x जैसा दिख रहा है,
इसमें x है, यहाँ 6x है, ये ना f ऑफ x के बराबर है, ना ही ये इसके ऋणात्मक के बराबर है। चाहो तो जोड़ के भी देख लेना, नहीं आएगा। अच्छा ये तो चालू था, मैच्ड। बात समझ में आ गई? नैनो पता नहीं चला, नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो को भूल गए, नैनो ने बांधी कैसी डोर। प्रीति झा बेटा, आप लास्ट क्लास में थे? तुल्य मतलब समान, बराबर, एक जैसे। मैच्ड। 93। इसका बताओ क्या उत्तर आया? वही ऑप्शंस हैं, इस बार ये बंद रखता हूं। सम, विषम, नाइदर सम नॉर विषम नहीं किया है। सम फलन, विषम फलन, ना सम ना विषम, और किया ही नहीं है सर। बताओ इस फलन के लिए क्या होगा? फिर एक और सवाल दूंगा, फिर कुछ सम विषम फलन के गुणधर्म पढ़ रहे थे उनको पढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो A B C D। सर मैंने तो इसमें अटेंड ट्रायल कर दिया, पहले एक रख दी उससे, हाँ ठीक है चलेगा। सर आपने एक दिन इंस्टा पर log x2 लगाया था, इसमें सब गलत बता रहे थे, उस दिन मैं भी गलत था, पर अब सही हो गया, आपने समझा दी। देखा, ऐसे ही थोड़ी ना। सर -x क्यों लिया है यहाँ पर, कहाँ पर? ओ माय गॉड, डोंट टेल मी इस वाले के लिए कि सम फलन विषम फलन में -x लेना होता है। सर ये तो डोमेन की दिक्कत है। हाँ देवांश ने बहुत बढ़िया बात की, ये जो डोमेन की दिक्कत है वो एक्स क्यूब के साथ नहीं होगी। तो एक्स क्यूब की स्थिति में तो सीधा सीधा बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रांत है वो भी x ग्रेटर देन 0 है, इसका जो प्रांत है वो भी x ग्रेटर देन 0 है। तो और जनरलाइज करें ना देवांश, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सम घात में तो मापांक लगाना पड़ेगा, विषम घात में मापांक नहीं लगाना पड़ेगा। समझे? बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बैच है तुम लोगों का, है ना? ये बहुत अच्छा बैच है, मतलब तुम लोग कठिन चीजें कर पा रहे हो, पढ़ रहे हो। सबसे अच्छी बात, बच्चे पढ़ते ही नहीं है नहीं तो। f ऑफ -x हो जाता है सेकेंड ऑफ -x। अब sec माइनस थीटा sec थीटा ही होता है, ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो फिर त्रिकोण मिति की बातें करनी हो। ये हो जाएगा sin ऑफ -x, sec ऑफ -x हो जाएगा sec x, sec ऑफ माइनस थीटा sec थीटा ही होता है। ये है -x, और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये अपना f ऑफ -x था, f ऑफ -x sec x x स्क्वायर -9, माइनस माइनस गुणा करेंगे साइन x। क्लियर? तो ये बराबर किसके आ गया? सम फलन के। का आंसर हो जाएगा सम फलन। तो अब मैं क्या करूं, अब क्या करेंगे भाई, अब कहां जाएंगे भाई, सयाने हैं जनाब, कर लीजिए हिसाब। अब ये मत कह देना कि ये माइनस कहां से आया है, ये माइनस पिछली क्लास से आया है, 7000 साल पहले से आया है, सम फलन कौशल कुमार। नहीं किया था, अभी निपटा दिया। रैपिड फायर करते हो नहीं और फिर कहते हो कि ओ भाई 93%। चलिए अब अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
पिछली क्लास में जाते जाते हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे, सम और विषम फलन के गुणधर्म, है ना। सम और विषम फलन के गुणधर्म। क्या क्या हमने पढ़ लिए थे? 3 हमने लिख लिए थे, है ना। सम, विषम। हमने इसमें लिखा था कि अगर किसी फलन में ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, पहला वाला बिंदु कि अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो सम फलन कहते हैं। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इसे विषम फलन कहते हैं। इसी को दूसरे रूप में लिखा जाता है कि f ऑफ एक्स में से f ऑफ माइनस एक्स को घटाने पे 0 आ जाए तो सम फलन कहते हैं। और अगर f ऑफ एक्स और f ऑफ माइनस एक्स को जोड़ने पर 0 आ जाए तो इसे विषम फलन कहते हैं। ये दो बातें पहली तो सिद्ध करने के लिए होती हैं कि किसी फलन को सम या विषम चेक करना है तो ये काम किए जा सकते हैं। 99% सवाल हमारे इस वाली चीज से या इस वाली चीज से हो जाते हैं। 1% केस में चीजें फंस सकती है, तब हमें इन्हें चेक करना पड़ता है। ठीक है, एकदम जल्दीबाजी में ना सम ना विषम को टिक नहीं करना है। इस पर हमने पिछली क्लास में एक सवाल भी देखा था। तीसरा बिंदु हमने सीखा था कि भाई सम फलन के जो ग्राफ होते हैं वो y अक्ष के सापेक्ष सममित होते हैं। ये y अक्ष के सापेक्ष सममित होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जैसे कॉस एक्स का ग्राफ, इसके सापेक्ष सममित है। ये जो y अक्ष है, y अक्ष से जैसा इधर ग्राफ दिखेगा वैसा इधर ग्राफ दिखेगा, y अक्ष से जैसा इधर ग्राफ दिखेगा ऐसा इधर दिखेगा। और वो ऑब्वियस भी है क्योंकि जो मान x पे आना चाहिए वही मान माइनस एक्स पे आना चाहिए। जो मान 1 पे आएगा वही माइनस 1 पर। इसका मतलब क्या है? देखो, f ऑफ 1 f ऑफ माइनस 1 के बराबर, f ऑफ 2 f ऑफ माइनस 2 के बराबर, f ऑफ 3 f ऑफ माइनस 3 के बराबर। यानी कि जो मान धनात्मक चीजों पर इधर मिलेगा ठीक वही मान ऋणात्मक पर मिलेगा। बराबर f ऑफ 1 पे f ऑफ माइनस 1 पे बराबर। ठीक है, ये था सम फलन। विषम फलन में क्या होता है? विषम फलन में कुछ ऐसा होता है, उल्टा। यहां पे देखना, यहां क्या होगा, ध्यान से देखो। f ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ f ऑफ माइनस 1 के। यहां 1 लिखूंगा तो f ऑफ माइनस 1 माइनस ऑफ f ऑफ 1, यानी कि 1 रखने पर जो मान आता है माइनस 1 रखने पर उसका ऋणात्मक आएगा। 1 रखने पर अगर 1 आ रहा है तो माइनस 1 रखने पर उसका ऋणात्मक यानी कि माइनस 1 आएगा। 1 रखने पर अगर 2 आ रहा है तो माइनस 1 रखने पर माइनस 2 आएगा। जो भी x पर मान है माइनस x पर मान उसका ऋणात्मक होगा। ये मैं तुम्हें विजुअलाइज करवा रहा हूं, ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, फील दिलाने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा उल्टा बनता क्यों है, क्यों ग्राफ ऐसे रिवर्स दिखाई देते हैं, ग्राफ यहां पर ऐसे रिवर्स टाइप के क्यों दिखते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इधर जो मान आएगा इसके ऋणात्मक पे उसका ऋणात्मक मान आएगा। इस प्रकार के फलनों को कहा जाता है विपरीत चतुर्थांश में सममित या मूल बिंदु के सापेक्ष सममित। ये 3 बिंदु हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। और इसके अलावा एक और चीज पढ़ी थी कि f(x = 0) ही अकेला ऐसा फलन होता है जो सम भी होता है विषम भी होता है। यहां तक कितने लोग अपने साथ हैं? क्यों मैं चीजें तुम्हें टुकड़े टुकड़े में पढ़ाता हूं? आज की क्लास में अपन अभी तक तुल्य फलन, सम फलन, विषम फलन पे ही क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? उसका कारण ये, पिछली क्लास में हमने एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी, आज उसको बढ़ा रहे हैं। एक ही दिन में चीजें खत्म नहीं होती हैं, है ना। ये विजुअलाइज करो, f ऑफ x f ऑफ माइनस एक्स, 1 पर जो मान वही माइनस 1 पर, 2 पर जो माइनस 2 पर, 3 पर जो माइनस 3 पर। यहाँ f ऑफ माइनस 3 माइनस ऑफ f3, 3 रखने पर अगर कुछ मान आ रहा है, मान लो p, तो माइनस 3 रखने पर मान आएगा माइनस p। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये 3 बिंदु थे, है ना। ये तीसरा वाला अभी मैं यहां से हटा देता हूं ताकि जगह अपने पास बन जाए और मैं चौथा बिंदु लिख पाऊं। ठीक है,
तीसरा यहां छोटा सा लिख देता हूं, y अक्ष के सापेक्ष सममित, और ये मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, अब चौथे बिंदु पर आते हैं, बिंदु नंबर 4। और थोड़े से ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि समफलन सदैव बहुएकेकी होते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई, समफलन सदैव बहुएकेकी, लिखते ही सर समझ में आ गया। इस बात को कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि समफलन बहुएकेकी क्यों होगा? बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है समफलन बहुएकेकी होगा? अगर हाँ तो क्यों? बताओ, लिखो कमेंट। मैं चाहता हूं आंसर लिखो, यही सोचना सिखाना चाहता हूं मैं तो। ऐसा होगा लेकिन क्यों, कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि जो मान 1 पर आएगा वो -1 पे आएगा, जो 2 पर आएगा वो -2 पे आएगा। ग्राफ ऊपर है ही, सीधी रेखा खींचोगे 2 जगह कटेगी ही कटेगी। जो मान 1 पर वो -1 पर। हर धनात्मक संख्या पे जो मान मिलता है ऋणात्मक पे भी वही मिलता है। अरे 2 अलग अलग x के मानों पे सेम y का मान मिल गया, खत्म, फिनिश। ठीक है, जल्दी 91%। बेटा बाकी लोग जिनको नहीं समझ में आई ये बात, यहाँ पर ऐसा है कि भाई f(1) और f(-1) बराबर होगा। 2 अलग अलग x के मानों पे समान y का मान मिल गया, फलन बहुएकेकी हो जाता है। ठीक है, लेकिन विषम फलन के बारे में ऐसा जरूरी नहीं है। विषम फलन एकेकी भी हो सकता है, बहुएकेकी भी। एकेकी भी है और बहुएकेकी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं 5वें नंबर के पॉइंट पर। 5वें नंबर का पॉइंट हमसे क्या कहता है कि यदि f(x) समफलन है, अब ये दोनों के लिए एक साथ है ना, तो f'(x) एक विषम फलन होगा। एक फलन यदि समफलन है तो उसका अवकलन विषम होगा, और अगर f(x) विषम है तो f'(x) समफलन होगा। को लग रहा है आवाज नहीं, कैसे होगा, क्यों होगा ये? अगर f(x) = x की घात 4, ये है सम, ऐसा फलन है सम, f'(x) इसका अवकलन
4x³ कैसा हो गया? विषम। फिर इसका अवकलन f"x विषम बोल गया कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। बोल भी नहीं जा, तुम भी नहीं। बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। लैग 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 हो गया। लैग, नो वॉइस, रिपीट, नो वॉइस। 5 मिनट से लैग हो रहा है, टेक्निकल ग्लिच, नो वॉइस, नो वॉइस, नो वॉइस, रिपीट, लैग। सर अभी तो मुझे एक चीज बताओ, है ना, आतंक मचाने वालों लोगों, आतंक मचाने वाले लोगों, ठीक है, लैग वैग तो अपनी जगह है, ठीक है। एक कोशिश करते हैं, एक कोशिश कर, स्वयं के लिए कोशिश करते हैं। इस चीज को बस पढ़ो, पढ़ो, समझो और बोलो कि हाँ समझ में आ गया, है ना। हर चीज के लिए सामने वाले पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ कथन खुद से पता है, स्वतः समझ में आ सकता है। एक बार मन से इस चीज को पढ़ो और बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। चौथा पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, 5वें की बात कर रहा हूं। 5वें पॉइंट की बात करो, है ना। 5वें पॉइंट क्लियर। भाई अगर कोई फलन सम है तो उसका अवकलन विषम फलन होता है और विषम का अवकलन सम होता है। यह फलन सम फलन था, इसका अवकलन विषम हो गया और फिर विषम वाले का अवकलन किया तो वो फिर से सम हो गया। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है, वेरी गुड। अब चौथे पॉइंट की जो चर्चा कर रहे थे, चौथे पॉइंट को फिर बता देता हूं। सम फलन सदैव बहुएकेकी होते हैं क्योंकि ऐसे सदैव दो अलग अलग मान मिलेंगे एक दूसरे के ऋणात्मक, जिन पर फलन का मान समान होगा। विषम फलन एकेकी भी हो सकता है, बहुएकेकी भी। ये एकेकी का उदाहरण है, ये बहुएकेकी का उदाहरण, ये एकेकी का उदाहरण है, ये बहुएकेकी का उदाहरण। ठीक है, आगे आ जाते हैं अपन। 5 नंबर पॉइंट समझ लिए हम लोगों ने, छठा समझाता हूं मैं। मेरा सवाल तुमसे ये है कि यदि f(x) सम है तो बताओ समाकलन f(x) dx क्या होगा? सम होगा, विषम होगा, ना सम ना विषम होगा? क्या लगता है तुमको कि अगर कोई फलन
सम है तो उसका समाकलन करने पर प्राप्त फलन कैसा होगा। अवकलन वाला तो देख लिया अपन ने, है ना, इसका अवकलन किया, सम वाले का अवकलन किया तो विषम मिल गया, विषम वाले का अवकलन सम मिल गया। अगर यहां पर अपन इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा बताओ। सिंगल करेक्ट 60 सेकेंड। अब यहां पर फिर से सरप्राइज होने के लिए रेडी हो जाना। इसके लिए रेडी हो जाना, सरप्राइज के लिए, सरप्राइज, इसके लिए, सरप्राइज के लिए। मजा आएगा। छठे पॉइंट का नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। छठे पॉइंट, यदि fx सम है, सम फलन है, तो fx डी, और तुम्हारे ऑप्शन के हिसाब से सम विषम, ना सम ना विषम। आंसर है ना सम ना। किस प्रतिशत लोगों ने लगाया, कैसे हुआ। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, का समाकलन किया, एक्स स्क्वायर dx। मान लीजिए इसका समाकलन करने के बाद, समाकलन करने के बाद जो फलन मिलता है तो अपन कैपिटल fx नाम दे देते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि इस फलन का समाकलन करने पर प्राप्त फलन सम फलन होगा या विषम फलन होगा, है ना। सवाल समझ लेना, जिन लोगों को शॉक लगा ये क्या हो गया, वो लोग सवाल समझ लेना कि एक फलन अगर सम फलन है, उसका समाकलन करने पर प्राप्त फलन, समाकलन करने पर प्राप्त फलन सम होगा या विषम होगा, है ना। तो तुमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, और बड़ी एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी में आके तुमने बोल दिया कि भाई ओ भाई, कि यहाँ तो देखो सर, ये तो विषम घात वाला है, और विषम घात वाले में तो माइनस बाहर आ जाता है, और देखो सर ये जो फलन आया है ये तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 यानी माइनस एफ एक्स के बराबर है, यानी कि विषम है। यानी कि अगर एक फलन सम है तो उसका समाकलन करने पर प्राप्त फलन विषम होगा। और वो बात यहां से भी सर काफी हद तक पता चली गई थी, यार सम का अवकलन करने पर विषम आ रहा है, विषम का अवकलन करने पर सम आ रहा है, तो उल्टा भी तो होगा, मतलब इसका समाकलन करने पर विषम आ जाएगा। लेकिन ये गलत है। क्या लगता है तुमको, कहां गलती हो रही है, क्या भूल गए हम लोग, क्या भूल गए, क्या भूल गए, क्या गलती हुई, क्या भूल गए, क्या गलती हुई। क्या भूल गए, क्या गलती हुई। आशु बैरागी,
यहां पर एक प्लस सी भी आता है, ये प्लस सी हो, ये प्लस सी, ये हो जाएगा आपका -x³/3 प्लस सी, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ माइनस एक्स ना एफ एक्स के बराबर आया ना उसके ऋणात्मक के बराबर आया। सी सी समाकलन नियतांक, इसको कौन याद रखेगा मेरे भाई? इसका क्या करें, इसका क्या करें? तो ये तो ना सम है ना विषम। एक और चीज पूछता हूं, अब थोड़ा ध्यान से जवाब देना। यदि एफ एक्स विषम है तो इसका समाकलन फलन एफ एक्स डी एक्स, अब बताओ क्या होगा? सम होगा, विषम होगा, वही ऑप्शन है अपने पास, ना सम ना विषम। तीन ऑप्शन की है यह कहानी, 60 सेकंड है तुम्हारे पास, फटाओ फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी बता मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ। बड़म, बड़ुम नहीं होता है, वो भ्रूम होता है, भ्रूम। अच्छा नहीं, इस बार खेला हो गया। ओहो हो, ये क्या हुई? सम फलन हो, रटने वालों सुनो, अगर एक फलन विषम फलन है तो इसका समाकलन करने पर, इसका समाकलन करने पर प्राप्त फलन होगा ये ना। लेकिन इस बार कोई फर्क ही नहीं, एफ ऑफ एक्स अगर x की घात 4/4 प्लस सी है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की घात 4/4 प्लस सी होगा, जो कि x की घात 4/4 प्लस सी होगा, जो कि सीधा सीधा एफ ऑफ। आया मजा? फटाफट बस खत्म करो, अब है ना, बहुत हो गया सम विषम ये वो, आगे बढ़ते हैं, चालू करते हैं अपन महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन।
कोई नहीं, सॉरी मत बोलो। बोलो, सॉरी बोलो। एक चीज सिखाने के बाद भी गलत कर दिया और बोल रहे हो कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो। अच्छा, तुम किसी और से बात कर रहे थे क्या? लगा मुझसे। तो हर जो चीज हमें दिखती है वैसी होती नहीं है, और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है। वेरी गुड। अब एक आखिरी बिंदु लिखने के साथ इस टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे। आखिरी बिंदु है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक सम फलन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 को छोड़कर। बाकी सारे नियतांक वाले फलन, बाकी सारे नियतांक वाले फलन कांस्टेंट होते हैं। बस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ही एक ऐसा फलन होता है, बाकी सारे नियतांक वाले फलन सम फलन होते हैं। बस ये 0 वाला ही होता है जो सम और विषम दोनों होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 सम व विषम दोनों है, और ये दुनिया में ऐसा अकेला फलन है जो सम और विषम दोनों है। इसके अलावा कोई फलन सम और विषम दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सम फलन क्यों है भाई? नियतांक है, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो भी के ही आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, डन। क्लियर? बढ़े आगे। चौधरी बोल सर, क्यों आच्छादक की संख्या पूछा? अब मैंने आच्छादक की संख्या निकालना अभी तक तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है। फलनों की संख्या वाले सवाल मैंने कहाँ करवाए हैं, और अभी एडवांस के सवाल कर क्यों रहे हो? अभी एडवांस के सवाल कर क्यों रहे हो? कौन करा रहा है तुम्हें एडवांस? प्लस बैच में हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं? लक्ष्य जी प्लस देखता हूं मैं। लक्ष्य जी मैथ्स सारणी काव्य कुछ आया ही नहीं है संबंध में फलन का। कहाँ से आया ये सब सारणी काव्य? कुछ भी कर लो और फिर बोल दो कि ये तो हो ही नहीं रहा है। वेरी गुड। चलिए अब दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है एक नए प्रकार का फलन। इससे पहले कि हम आगे के टॉपिक पढ़ें, संयुक्त फलन, आवर्ती फलन, प्रतिलोम फलन, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे दो बचे हुए फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बॉक्स फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन भी कहा जाता है। अगर तुम सही में सीखना चाहते हो, लिखना बंद कर देना, क्योंकि ये पहली बार हमारी जिंदगी में आ रहा है और इसकी जरूरत हमें समय समय पे पड़ती रहेगी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फलन है जो बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज्ड रखता है ना? ये क्या है? ये है एक फलन। फलन का क्या काम होता है? सोचो, जब भी मैं सवाल पूछूं जवाब दिया करो। क्या हुआ, हम आमने सामने नहीं है, कम्युनिकेशन तो हम कर सकते हैं। हर जो सवाल मैं पूछता हूं उसका जवाब बोलो,
बोलो, बोल के जवाब दो। फलन क्या होता है? फलन एक मशीन होती है जिसमें कुछ इनपुट डाले जाते हैं, उससे कुछ आउटपुट निकलता है। इनपुट डिपेंड करता है कि यह मशीन कैसी है। जैसे बहुपदों में सारे x के मान एक्सेप्टेबल होते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन के लिए अलग अलग x के मान होते हैं। लॉग की बात करें तो केवल धनात्मक x के मान चाहिए होते हैं। अंडर रूट की बात करें तो धनात्मक x के मान चाहिए होते हैं, या जीरो भी चल जाता है, ठीक है। आउटपुट की बात करें, परिसर, तो फिर वो डिपेंड करता है कि ये मशीन कैसा काम कर रही है ना। बहुपद की स्थिति में कैसा काम कर रही है, त्रिकोणमिति में कैसा काम कर रही है, उसके हिसाब से आउटपुट डिसाइड होता है। मॉड है तो जैसे धनात्मक आउटपुट ही आएगा, चरघातांकी फलन है तो धनात्मक आउटपुट ही आएगा। उसी प्रकार से महत्तम पूर्णांक फलन, यह भी एक फलन है। तो इस फलन का भी कुछ प्रांत होगा, इस फलन का भी कुछ परिसर होगा, और इस फलन का भी कुछ रोल होगा, किस तरह से ये इनपुट को आउटपुट में बदलता है। एक्स स्क्वायर फलन क्या करता है? सारी चीजों का वर्ग कर देता है। मापांक एक्स क्या करता है? सभी चीजों को धनात्मक बना देता है। इसी प्रकार से महत्तम पूर्णांक फलन क्या काम करता है? तो इसका काम इसके नाम में छुपा हुआ है, महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक फलन का काम होता है महत्तम पूर्णांक को आउटपुट के रूप में दे देना। इसको आउटपुट के रूप में दे देना, महत्तम पूर्णांक को ही आउटपुट के रूप में दे देना। सर ये क्या बातें हो रही है? थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, लिखने की कोशिश मत करना। हम बुलाते हैं हमारे पुराने दोस्त संख्या रेखा को। किसको? संख्या रेखा को। ये आ गई संख्या रेखा। इस संख्या रेखा के इस तरफ माइनस अनंत होता है और ये इधर अनंत तक जाती है, और इस संख्या रेखा के बीच में कहीं जीरो होता है ना। यहां कहीं एक होता है, यहां कहीं दो होता है, यहां कहीं तीन होता है, यहां कहीं चार होता है। ऐसी चीजें चलती रहती है। लिखना बिल्कुल मत, नहीं समझ में आएगा नहीं तो दूसरी बार में नहीं समझाऊंगा। -3, -4, -5, ऐसे इस तरफ ऋणात्मक चीजें चलती रहती है। महत्तम पूर्णांक फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है, अर्थात इसकी प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं होती। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम जानने से पहले हम लोग इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है उसको समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर में ऊपर 2 लगा देते हैं, मापांक में 2 डंडे लगा दिए जाते हैं, इसी तरह से महत्तम पूर्णांक फलन में ऐसे बॉक्स लगा दिया। जब भी तुम ऐसा बड़े कोष्टक को देखोगे तुम जान जाओगे कि यह महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है। y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, इसीलिए इसे बॉक्स फलन भी कहा जाता है, ठीक है। अब काम की बात पर आते हैं। फिर आपने बोला कि इसका काम होता है एक पूर्णांक को वापस कर देना। इसके अंदर आप जो भी संख्या रखोगे ये आउटपुट क्या देगा? महत्तम पूर्णांक आउटपुट देगा। इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट डालोगे आउटपुट क्या आएगा? महत्तम पूर्णांक। अब सर महत्तम तो एक रिलेटिव वर्ड हो गया। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट। अब वो किससे बड़ा? 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 10 से बड़ा, कहां से आ रही है चीज? तो वो डिपेंड करेगा अपने इनपुट पर। मान लीजिए आपने इनपुट डाला 1.4, तो ये फलन क्या काम करता है? 1.4 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उसमें जो सबसे बड़ा पूर्णांक है उसे उत्तर दे दे। समझ गए? भावनाओं को समझ गए? महत्तम पूर्णांक का क्या अर्थ है? जो भी संख्या आप इनपुट करोगे उस संख्या से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक उत्तर आ जाएगा। जैसे आपने लिखा 2.9, 2.9 कहां होगा? यहां होगा। 2.9 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 2। जैसे अगर आपसे पूछा गया
7.3। इससे छोटे सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 7। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 4 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 4 से छोटे सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक 3 है। लेकिन यहां थोड़ी सी बदल जाती है, परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो गई। क्या परिभाषा सही परिभाषा होगी कि किसी संख्या से छोटे या बराबर सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक उत्तर हो जाता है। इसी संख्या से छोटे या बराबर पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक। जब हमने 4 को इनपुट किया तो इससे छोटे और इसके बराबर सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 4 है। तो उत्तर हो गया 4। अब ये तो हो गई परिभाषाओं की बातें। मैं तुम्हें एकदम सिंपल चीज बताता हूं। अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर पूर्णांक डालोगे तो उत्तर वही आ जाएगा। महत्तम पूर्णांक के अंदर पूर्णांक लिखोगे, उत्तर वही आ जाएगा। महत्तम पूर्णांक के अंदर पूर्णांक लिखोगे, उत्तर वही आ जाएगा। कुछ भी रख दो। अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर भिन्न वाली चीजें रखी तो फिर सोचना पड़ेगा कि यह जो चीजें हमने रखी हैं इससे छोटे सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है ना? मेरे हिसाब से अभी तक की चीजें काफी हद तक क्लियर होंगी कि महत्तम पूर्णांक फलन एक मशीन होती है जिस मशीन में सभी वास्तविक संख्याएं रखी जा सकती है और इसका आउटपुट जो होता है वह एक पूर्णांक होता है। और वो कैसा पूर्णांक होता है कि जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उस इनपुट से छोटे या बराबर संख्याओं में सबसे महत्तम पूर्णांक कौन सा है। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो एक बार बताओ हां सर क्लियर है। फिर अपन परिभाषा लिखते। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स से छोटे या बराबर पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक के तुल्य होता। नेगेटिव हो तो अब उस पे आएंगे ना बेटा। इंटरेस्टिंग चीज तो वहीं चालू होगी। -1.7 का महत्तम पूर्णांक कितना होगा? अगर तुम्हें परिभाषा समझ में आई तो बताओ -1.7 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? बताओ। महत्तम पूर्णांक कर दो सर प्लीज। क्या कैसे कर रहे हो? एक काम करो, तुम कहाँ क्लास देख रहे हो? मोबाइल पे ना, मोबाइल को बंद कर दो। ये मान लो छुट्टी हो गई। यहां होगा अपना -1.7। वेरी गुड। -1.7 कहां होता है? पहले संख्या रेखा को समझो। 0 से इधर जाएंगे, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.5, माइनस का 0.9, माइनस का 1, माइनस का 1.1, माइनस का 1.2, माइनस का 1.3, माइनस का 1.4, माइनस का 1.5, माइनस का 1.6, माइनस का 1.7। -1.7 से छोटे और बराबर संख्या में सबसे बड़ा पूर्णांक -2 होता। -1 तो उससे बड़ी संख्या हो, 0 उससे बड़ी संख्या हो गई। -1.7 से छोटी चीजें अगर तुम्हें ढूंढनी है, इधर जाओ।
लेफ्ट साइड, बाईं ओर जाना, नेगेटिव साइड। कैसे सोचेंगे अपन कि भाई धनात्मक है तो ये दशमलव से पहले जो लिखा है वो उत्तर हो जाता है, अगर पूर्णांक है तो जो है वही उत्तर हो जाता है, और अगर ऋणात्मक है तो दशमलव से पहले जो लिखा है उसमें एक कम और कर दो। जैसे -2.3 है, इसका उत्तर -3 होगा। -7.9 है, इसका उत्तर -8 होगा। दशमलव से पहले जो लिखा है उससे एक कम और कर दो। सिंपल नियमों को याद रखोगे, जिंदगी आसान रहेगी। ठीक है, बोलो क्या यह बात ठीक है? -2, उत्तर होगा माइनस। क्लियर? बस आप पहुंचे, अब दूर नहीं, कुछ 4 कदम और चलना है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब देखो खतरनाक चीजों की तरफ चलते, खतरनाक चीजों की तरफ। बस जुड़े रहो, मजा आता रहेगा, मजा आता रहेगा, है ना। अच्छा ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो, इधर से चालू कर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो क्या? लिखना बिल्कुल नहीं है, जिसने लिखने की कोशिश की सवारी सामान की स्वयं जिम्मेदार है। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। 0.99 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे ही 1 पर पहुंचोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या है? 1 है। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 1 होगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। लेकिन जैसे ही 2 पर पहुंचोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। 2 से चालू कर। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 3 पर जैसे ही पहुंचते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाता। अच्छा, ऋणात्मक दिशा में क्या हो रहा है? -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। -0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। -0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1। जैसे ही 0 पर पहुंचोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अगर कोई संख्या यहां से चालू की 0 से थोड़ी सी भी छोटी हुई, जैसे ही 0 से थोड़ी सी छोटी हुई उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। -0.1 हुआ -1। -0.2 हुआ -1। -0.9 हुआ -1। 0 से थोड़ा सा भी इधर आए ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होना शुरू। समझे बात को? -1 से थोड़ा सा भी पीछे गए -2 स्टार्ट हो जाएगा। कब तक -2 रहेगा? -2 तक। -2 से थोड़ा सा भी पीछे गए -3 आ जाएगा। कब तक रहेगा? -3 तक। -3 से थोड़ा सा भी पीछे हुए -4 होने लग जाएगा। हाँ या ना? का मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर x का मान मैं 0 से चालू करता हूं और 1 से छोटा रखता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 ही होता है। जैसे ही मैं x का मान 1 रखना चालू कर देता हूं और 2 तक जाता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 1 हो जाता है।
जैसे ही x का मान मैं 2 रखना चालू करता हूं और 3 से छोटा रखता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान 2 हो जाता है। जैसे ही x का मान मैं 3 रखना चालू करूंगा, 4 से छोटा रहेगा, इसका मान 3 हो जाएगा। और इस पैटर्न को देखते हुए हम लोग पीछे की तरफ भी जा सकते हैं कि अगर x का मान 0 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ और -1 या उसके बराबर रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 होगा। अगर x का मान -1 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ -2 तक तो इसका मान -2 हो जाएगा। अगर x का मान -2 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ -3 तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान -3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? बोलो क्या करना है? लोअर लिमिट देख लेनी है। x का मान 3 से 4 3, 2 से 3 2, 1 से 2 1, 0 से 1 0, -1 से 0 -1, -2 से x अक्ष के समांतर रेखा 2 से अधिक बिंदु पर कट करेगी तो क्या बहुएकी की फलन होगा? फलन तो होगा EG PG EG PG। वेरी गुड। अब आएगा और मजा, अब आएंगे इसके ग्राफ। ग्राफ क्या चीज? ग्राफ हमें यह बताता है कि किसी दिए गए इनपुट पर क्या आउटपुट मिल रहा है विजुअली। इसका ग्राफ में अगर बनाना चाहूं तो मैं क्या काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके, होगा ये छोटा, होगा? क्या हुआ? साइड में कर देता हूं। ओ माय गॉड, वेट फॉर प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड। ऐसी चीज है, बोर्ड भी हैंग कर गया हमारा। अब क्या करें? अब बुलाना पड़ेगा हमें डॉक्टर को। डॉक्टर साहब, हाँ भाई लोग कहीं चले मत जाना, 1 मिनट में आ रहा हूं मैं ठीक करवा के, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखकर बोर्ड ही हैंग हो गया अपना।
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो ले आए हम वापस से इसको। टीम, अब सुनो, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? एक बार वापस से बोल दो, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो फिर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो फिर मैं इसका ग्राफ बना आई एम ऑलवेज विद यू। वेरी गुड। 2-3% लोग इधर उधर निकल लिए, पर कोई बात नहीं, है ना। चलो अब वापस से फोकस 100%। ठीक है, ग्राफ समझ लेते हैं अपन। यहां पे ध्यान से देखो, कुछ कुछ चीजें मैं करता हूं। लिखना मत, लिखना बिल्कुल भी मत, पाप लगेगा, सच बता रहा हूं मैं। बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बैठकर यह आदमी क्या कर रहा है, ये देखते जाओ बस, है ना, ताकि तुम आगे खुद से बना पाओ इसको। क्या कर रहे हो सर? अरे रुक जाओ, बस देख लो, अभी सब क्लियर हो जाएगा क्या कर रहा हूं। ऐसी चीज आने वाली है ना, जो ना हमने पहले कभी देखी है, ना इसके बाद कभी देखी। एक ऐसा फलन है, ना तुमने पहले कभी देखा है, ना इसके बाद कभी देखा। जीरो। अब सुनना चालू कर, मेरा काम समाप्त हो। ये मैंने बना दिया अपना ग्राफ पे ना, 1 2 3 4, है ना। जीरो को भी इधर लिख लेता हूं। -1, -2, -3, 4। आउटपुट 1 2 3 4, -1, -1, -2। पढ़ने वाली जनता एकदम फोकस होके सुनिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्या काम है? अगर x का मान, यहां से चालू करते हैं, अगर इनपुट 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, आउटपुट सदैव 0 होता है। यानी कि इनपुट अगर 0 है, ध्यान से सुनना, इनपुट अगर 0 है, आउटपुट 0 आएगा। 0.1 है, 0 आएगा। 0.2 है, 0 आएगा। 0.3 है, 0 आएगा। 0.9 है, 0 आएगा। 0.99 है, 0 आएगा। 0.99999 है, 0 आएगा। यानी कि जब तक हम 1 पर नहीं पहुंच जाते, आउटपुट 0 आता रहेगा। जैसे ही 1 पर पहुंचोगे, आउटपुट क्या आने लग जाएगा? 1 आने लग। कब तक आउटपुट 1 रहेगा? जब तक कि 2 पे ना पहुंच जाओ। 1 रखने पे आउटपुट 1, 1.1 पे 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, 1.9 पे 1, 1.99 पे 1, तब तक 1 चलता रहेगा जब तक कि तुम इनपुट पे 2 ना पहुंच जाओ। जैसे ही इनपुट 2 रखोगे, आउटपुट 2 आने लग जाएगा।
कब तक 2 चलता रहेगा? जब तक कि तुम 3 पे ना पहुंच जाओ। जैसे ही 3 रखोगे आउटपुट 3 आने लगेगा। कब तक 3 आएगा? जब तक कि 4 पे ना पहुंच जाओ। जैसे ही 4 रखोगे आउटपुट 4 आने लगेगा। कब तक? जब तक कि तुम 5 पे ना पहुंच जाओ। नेगेटिव साइड ऐसा ही होगा। -1 और उससे बड़ी संख्याओं के लिए उत्तर -1 आता है। कब तक? जब तक 0 ना पहुंच जाओ। -1 पे -1 और उससे बड़ी संख्याओं के लिए आउटपुट -1 आता है। कब तक? जब तक कि 0 पे ना पहुंच जाओ। जैसे ही 0 पे पहुंचोगे उत्तर 0 आने लग जाएगा। अब तुम पैटर्न समझ गए होंगे। -2 और उससे बड़ी संख्याओं के लिए आउटपुट -2 आएगा। -2 और उससे बड़ी संख्याओं के लिए आउटपुट -2 आएगा। कब तक? जब तक कि -1 पे ना पहुंच जाओ। जैसे -1 पे पहुंचोगे इसी तरह से पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं। और ये जो ग्राफ निकल कर आया है ये एक सीढ़ी जैसा ग्राफ दिखाई देता है। इसीलिए इस ग्राफ को, इस फलन को स्टेप अप फंक्शन यानी कि सीढ़ी फलन भी कहते हैं। क्या यह बात समझ में आई है? आई है? चिट्ठी आई है? बताओ। 0.9999999999 का भी 0 होगा कौशल कुमार। जब तक कि तुम 1 पर ना पहुंच जाओ उत्तर 0 ही रहेगा। जैसे ही 1 पर पहुंचोगे उत्तर 1 हो जाएगा। बनाओ इस ग्राफ को सुंदर तरीके से, सुंदर सलोना। हाँ, QOTD का टाइम होने वाला है। रुक जाओ, पहले इस चीज को बना लो, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे। समझ, छोटी छोटी लेकिन पतली बातें। इलेवेंथ में किसने पढ़ा था? हाँ मतलब पढ़ा हो सकता है, ऐसी कोई खराब बात। वेरी गुड, 97%। ठीक है, तो ये है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब इस चीज को समझ के आना। कल इस पर मैं और काम करवाऊंगा, इसके गुणधर्म बताऊंगा, भिन्नात्मक भागफलन पढ़ाऊंगा, उसके गुणधर्म बताऊंगा, फिर अपन संयुक्त फलन की शुरुआत करेंगे, है ना। हाँ, QOTD वाले सवाल पर आ जाते हैं। ये सवाल पिछली क्लास में मैं करवाने की कोशिश कर रहा था और बीच में ये सवाल बहुत फैल गया था, तो मैंने बोला था कि अब अगली क्लास में इसको लेंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया था उसको मैं फिर से दोहरा देता हूं कि हम यह चीज देख पा रहे थे कि 1/15 और 59/15 का मान 4 आ जाता है। मतलब 1/15 इज इक्वल टू 4 माइनस 59/15। और यह चीज देखते हुए हमने यह पता करने की कोशिश की कि f ऑफ x एवं f ऑफ 4 माइनस एक्स में कुछ संबंध तो नहीं है, क्योंकि हर वो संख्या जो पहले f ऑफ x बन रही है उसके संगत यहां पर f ऑफ 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है। जब 2/15 को x लेंगे इससे पहले यहां पर 58/15 होगा जो f ऑफ माइनस एक्स का काम करेगा। फिर ये चीज को देखते हुए हमने ऐसे जोड़े बना दिए थे, 1/15 59/15। अगर इनके बीच में कोई संबंध होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। इसको फिर इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, f ऑफ 2/15 और f ऑफ 58/15। यहां पर भी वैसी ही कहानी है, x और 4 माइनस एक्स, x और 4 माइनस एक्स, 3/15 और 57/15, x और 4 माइनस एक्स। ऐसे चलते चलते जब अपन लास्ट कहां तक आ गए थे, 29/15 प्लस f ऑफ 31/15, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 4 आएगा और एक बच जाता है अकेला 30/15, जिसको हम साइड में अलग से देख लेंगे। ये सारा डिस्कशन अपना हो चुका था। फिर हमने यह
जानने की कोशिश की थी कि एफ ऑफ 4 माइनस एक्स क्या है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को जोड़ा जाता है तो क्या हमें एक नियतांक मिलता है क्या, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो हर एक कोष्टक जो है वो एक नियतांक का काम करेगा, बस इसको अपन को अलग से ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी चीज को लेकर मैं आगे बढ़ गया था। अब उस आगे बढ़ने में पिछली क्लास में वही जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में एक छोटी सी चीज हमने मिस कर दी थी कि भाई पहले इसी को सरल करके देख लो। हम कैलकुलेशन करने के लिए आगे बढ़ गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही व्यंजक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जा रहा हो। ये सारा कॉन्सेप्ट सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसी को फॉलो करना होगा जब भी ऐसी चीजें दी जाएंगी। ये बात दिमाग में बिठा लेना, पढ़ने वाली जनता। सवाल ऐसे ही होते हैं, हमें उसका रूप देखकर उसका मेथड याद करना पड़ेगा। अभी जो फलन दिया हुआ है इसको मैं नए पेज पे लिखता हूं। पिछली बार मैंने इसको डायरेक्ट शुरू कर दिया था, है ना। रंग बिरंगी जनता को काला कर देते हैं। क्या है अपना फलन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की घात एक्स प्लस 2 प्लस 16 बटे 2 की घात 2x प्लस 1, 2 की घात 2x प्लस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 4 प्लस 32, है ना। कुछ रिस्क नहीं लेने का बाबा। पढ़ने वाली जनता खास करके ध्यान से सुनेंगी, है ना। पिछली बार मैंने यहीं पे एफ ऑफ 4 माइनस एक्स लिख दिया था और बड़ी सी कैलकुलेशन। अब ये भी एक सीख मिली हम लोगों को कि अगर रायता फैल रहा हो मतलब रुक जाओ। सामान्यतः रायता नहीं फैलना चाहिए। इसको पहले थोड़ा सा हल करें तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात x गुणा 2 की घात 2 प्लस 16। ये नीचे आ जाएगा 2 की घात 2x गुणा 2, 2 की घात x गुणा 2 की घात 4 और प्लस 32। 2 की घात x गुणा 2 की घात 2, 2 की घात x गुणा 4, 2 की घात 2 को 4 लिख दिया प्लस 16। नीचे क्या आएगा 2 गुणा 2 की घात x, 2 की घात 4 हो गया 16 गुणा 2 की घात x प्लस 32। ऊपर क्या उभयनिष्ठ ले लें 4, तो अंदर आ गया 2 की घात x प्लस 4। नीचे क्या उभयनिष्ठ ले लें 2, तो अंदर क्या आ जाएगा 2 की घात 2x प्लस 8 गुणा 2 की घात x प्लस 16। काम अभी भी ऐसा कोई बहुत आसान नहीं हो गया है, लेकिन आसान होने की दिशा में जा रहा है। ऊपर क्या आ गया 4 गुणा 2 की घात x प्लस 4। नीचे क्या आ गया है देखो, 2 तो बाहर है, इस कोष्टक के अंदर जो चीजें लिखी है इसको समझते हैं। कोष्टक के अंदर लिखा है 2 की घात 2x, तो ये हो जाएगा 2 की घात x का स्क्वायर प्लस ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है सर 4 का स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है ना 8, इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की घात x गुणा 4। तो ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 गुणा 2 की घात x प्लस 4 बटे 2 गुणा, और ये क्या बन गया 2 की घात x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इससे फायदा क्या हुआ, एक एक कट गया आपस में, ऊपर है 4, नीचे एक घात कट जाएगी, और ये अपन इतनी देर से 4/2 लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 की घात x प्लस 4। तो ये हो गया थोड़ा सा सरलीकरण। समझ गए बात को, कितने लोग यहां तक हैं मेरे साथ कि निकल गए हैं, तो हम तो क्यूओटीडी करते ही नहीं है। अवकलन समाकलन को हटा देता है 1 घंटे पहले। अब यहां से कहानी होगी दूसरी चालू कि एफ ऑफ 4 माइनस एक्स कितना होगा। यहां 4 माइनस एक्स लिखेंगे, को हल करेंगे और जोड़ेंगे, है ना। रुके रहना, कहीं जाना नहीं। एफ ऑफ एक्स आ गया अपना 2/2 की घात x प्लस 4।
तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स कितना होगा? 2/2 की घात 4 माइनस एक्स बाय प्लस 4। ओ हो हो। ये हो जाएगा 2 की घात 4/2 की घात एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा 2 की घात 4 प्लस 4 गुणा 2 की घात एक्स बटे 2 की घात एक्स। लघुत्तम लघुत्तम में बातें चल रही है ना, बटे बटे में। तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स कितना हो गया? इस 2 की घात एक्स को ऊपर भेज दें, नीचे हो जाएगा 2 की घात 4 यानी कि 16 प्लस 4 गुणा 2 की घात एक्स। क्या उभयनिष्ठ ले लें? नीचे से 4 उभयनिष्ठ ले लें, हो जाएगा 4 प्लस 2 की घात एक्स, है ना। एक कट जाएगा 2 से, और इसको रिवर्स करके लिख दे तो ये हो जाएगा 2 की घात एक्स प्लस 4। अब आखिरी चीज, एफ ऑफ एक्स में अगर एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को जोड़ें तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को जोड़ें तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स क्या था? 2/2 की घात एक्स प्लस 4। एफ ऑफ 4 माइनस एक्स क्या है? 2 की घात एक्स बटे 2 गुणा 2 की घात एक्स प्लस। ठीक है, लघुत्तम ले लेता हूं, 2 गुणा 2 की घात एक्स प्लस 4। इसमें 2 गुणा 2 की घात एक्स प्लस 4 है तो ये ऊपर 4 चला जाएगा, इसमें तो ये पूरा है तो 2 की घात एक्स। ये क्या हो गया? कट गया, बचा 1/2। यानी कि जब जब ऐसा होगा कि किसी एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को जोड़ा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और यहीं तक पहुंचना पड़ेगा हम लोग को। चीजें सीखो, तुम्हें मुझे जेई एडवांस तक के लिए तैयार करना है, और उस रास्ते में ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी। सोचना समझना, थोड़ा संयम से बैठोगे तो ये चीजें क्लिक करेंगी। फिर से यहां आता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि हर बार जब हम दो दो के जोड़े इस प्रकार बनाएंगे कि एक एफ ऑफ एक्स का काम करे और एक एफ 4 माइनस एक्स का काम करे, इस युग्म का योग 1/2 होगा, क्योंकि इसमें से अगर एक एफ ऑफ एक्स है तो एफ 4 माइनस एक्स है। दूसरा युग्म भी 1/2, तीसरा युग्म भी 1/2। ऐसे ये कितने युग्म होंगे? 1 से लेकर 29 तक, 29 युग्म तो ये हो गए। तो 29 युग्मों का योग कितना होगा? 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार जोड़ा गया? 29 बार जोड़ा गया। तो 29 गुणा 1/2 यह कि 29/2। अब इसमें आ जाते हैं 30/15। 30/15 आसानी से निकाला जा सकता है। ये एफ ऑफ 2 है जिसका मान आप सीधा सीधा इसमें रख दो। कहां रख दो? जो अपन ने सिंप्लीफाई किया था। ये एफ ऑफ 2 कितना होगा? 2 की घात 2 प्लस 4, 4 प्लस 4, 2/8, 1/4। यानी कि ये लास्ट वाला क्या आ गया? 1/4। तो यहां से यहां तक का योग था 29/2 और आखिरी वाले का है 1/4। कितना हो जाएगा ये? 4 लघुत्तम ले लें, 29 दूना 58 प्लस 1 59/4, और इसको अपन को गुणा करना है 8 से। 8 गुणा ये हो जाएगा 59 गुणा 2 यानी कि 118। कहाँ है? तब जाके उत्तर आएगा। आपने इसको जीरो के इक्वल क्यों नहीं किया? कृष्णा अधिकारी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आपने काटा तो उसको जीरो के इक्वल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कभी जीरो होगा ही नहीं। पहली चीज तो 2 की घात एक्स प्लस 4
2 की घात x खुद 0 से बड़ा होता है, उसमें 4 जोड़ोगे तो ये पूरी राशि 0 से बड़ी ही होगी। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अपन कोई प्रांत वगैरह तो निकाल नहीं रहे हैं, हम तो कुछ मानों पर बातें कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, है ना। दिक्कत प्रांत निकालने में होती, ठीक है। मजा आ गया है, घर पे बैठ के सोचना क्या हुआ, ठीक है। ये अगला क्यूओटीडी अब अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। और कल सप्ताह की आखिरी क्लास है, तो हम लोग वीडियो कॉल भी करेंगे, है ना। तो आज का काम है सबसे पहले तो जो मैंने पढ़ाया है क्लास में वो पढ़ के आना, नहीं तो कल समझ में नहीं आएंगी चीजें। जो क्लास के क्वेश्चन है वो करने हैं, फिर रैपिड फायर दिया जाएगा, वो करना ही करना है। ये जो एक क्यूओटीडी पेंडिंग चल रहा है इसको खत्म करो। डीपीपी नंबर अभी छोड़ो, आज डीपीपी मत करो और कुछ मत करो, बस इतना काम करके आ जाना, कल ही क्लास है। जाओ, घर चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों, कल आना अब, है ना। ओके, बाय। न्यू क्यूओटी, वी वांट 2 क्यूओटी। यहाँ एक नहीं हो रहा लोगों से, इनको 2-2 चाहिए। तुम डीपीपी करो, और चीजें करो, मॉड्यूल करो, प्रैक्टिस शीट्स करो, सवालों की कमी थोड़ी ना है। जाओ, बस चले जाओ। कल मिलेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन को पूरा करेंगे, भिन्नात्मक भाग फलन पढ़ेंगे, समय बचता है तो संयुक्त फलन पढ़ेंगे, वगैरह 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 काम। ठीक है, जाओ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।